आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार। उत्तराखंड जोशीमठ की तबाही अब कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। पूरी एक रिपोर्ट है, पूरी एक जानकारी है जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश और हिंदी में पेश करूंगा। थोड़ा समय लगेगा सुनने में, समझने में, क्योंकि समय बहुत लग चुका है सरकारों को सुनने में और समझने में। पूरा बर्बाद कर दिया है ना सिर्फ जोशीमठ को, उत्तराखंड में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं इस समय, आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो ढहने की कगार पे हैं। ढहने की कगार, जी, मिट्टी पत्थर चट्टान सब बेकार, क्योंकि उजड़ रहा है उत्तराखंड बहुत बुरी तरह से पहाड़ों में, क्योंकि नालायक है हमारी सरकार। जी बिल्कुल। किसी को मेरी इन लाइनों पे अगर एतराज है, पुलिस केस करे, जाए कोर्ट में मेरे से लड़े और मुझे सजा दिला दे कि मैंने उत्तराखंड की और भारत की सरकार को नालायक कहा। क्योंकि जोशीमठ अकेला नहीं है जो ढह रहा है। आज मैं वर्ड टू वर्ड अंग्रेजी और जहां जहां जरूरत लगी हिंदी में आपको उसको अनुवाद करके पूरी रिपोर्ट बताऊंगा। सिर्फ जोशीमठ, जिसे हम बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब का गेटवे कहते हैं, जहां जाने का रास्ता जोशीमठ होकर निकलता है, सिर्फ वो नहीं ढह रहा। हम सब जानते हैं किस तरीके से वहां जमीन में दरारें आ चुकी हैं, किस तरीके से वहां मिट्टी खिसक रही है, किस तरीके से वहां घरों में, बिल्डिंग्स में, इमारतों में, रोड पे बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और पूरी जमीन ढह रही है। कई मकान भवन आज धाराशायी भी किए जाएंगे सरकारी महकमे के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो रहने के लिए असुरक्षित है। ध्यान से सुनना है तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, और नहीं सुनना है, बेफिक्र है तो आपकी मर्जी। सिर्फ जोशीमठ नहीं, इस हालात के शिकार हुए मैं कुछ नाम और गिनाता हूं। नैनीताल, उत्तरकाशी, भड़वानी, गोपेश्वर, गुप्तकाशी, कर्णप्रयाग, मसूरी और उनके आसपास के बहुत सारे गांव। ये सारे इलाके आज की तारीख में 2023 के जनवरी में ढहने की कगार पे आ चुके हैं। कोई आपको बताए या ना बताए, आज चीखने चिल्लाने का दिन नहीं है। आज उन बातों को याद करने का दिन है। समय है और सरकारों को जूते मारने का समय है कि कैसे हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी तुम बर्बाद करने निकले हो। आइए मैं पूरी रिपोर्ट आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात तो जहां जहां ढह रहा है उत्तराखंड, जहां जहां, वहां गांव वाले बहुत सी बातें आपके समक्ष रख चुके हैं। मैं उनकी बातों को दोबारा रख रहा हूं कि ये हालात खड़े ही कैसे हुए और क्यों हुए। गांव वालों का जो कहना है वो मैं आने वाले एक आध मिनट में आपको बताऊंगा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा कहें, गांव वालों को क्या पता। अरे नामुरादों, ये वही गांव वाले हैं जो इलेक्शन में वोट दे करके आपको, आपके नेताओं को जिताते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाते हैं। ये वही नेता जो आज की तारीख में इन लोगों का साथ देने के बजाय इन्हें बर्बाद करने पे चुपचाप बैठ के नजारा देख रहे हैं। ये वही गांव वाले हैं जो सेना में फौजियों के तौर पे भर्ती होते हैं। ये वही गांव वाले हैं जो ढाबों पे आपको रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं। ये वही गांव वाले हैं जो अपनी फसल काट करके आपका पेट भरते हैं। इसलिए इन गांव वालों की बातों पे सवाल खड़ा मत करना, वरना अपनी अकल को पहले जांच करा लेना। गांव वालों ने जहां जहां ढह रहा है और इसके सिवाय इन दो तीन बातों को बहुत साफ ढंग से कहा है। ध्यान से सुनिएगा। गांव वालों ने यह बताया है कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में बन रही रेलवे प्रोजेक्ट लाइन बहुत बड़ा दोषी है।
क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट लाइन बनाने के लिए जो डायनामाइट से रास्ता बनाने के लिए, रेल लाइन के लिए डायनामाइट से पहाड़ों को उड़ाया गया है, पहाड़ी जर्रों को बनाया गया है, डायनामाइट लगा लगा के, फोड़ फोड़ के, इससे उस पूरे इलाके के अंदर जमीन खिसक गई है। क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे आप पहाड़ों में रहें या कहीं और, जब डायनामाइट जमीन में लगा करके बम विस्फोट किए जाते हैं तो कई किलोमीटर दूर तक जमीन हिलती है, और जमीन जब हिलती है तो जमीन हिल जाती है, बिल्कुल। और वहां नीचे पानी, मिट्टी, पत्थर, बोल्डर जो भी है, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो गांव वालों ने बहुत साफ शब्दों में बताया है। क्या बताया है? पहली चीज दोबारा कह रहा हूं कि ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक के बीच में बनती मोदी जी की भारतीय रेल की रेल लाइन के लिए जो डायनामाइट लगा लगा करके पहाड़ों को रौंदा गया, तोड़ा गया, फोड़ा गया है, उसकी वजह से कई किलोमीटर तक ये पहाड़ हिले, और उनके हिलने की बदौलत ये पूरा का पूरा तकलीफ दे एक मंजर आके खड़ा हुआ है। ये पहला आरोप है गांव वालों का। इसी तरीके से यही मोदी जी की, जो आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, कई लोग, नितिन गडकरी हाईवे बहुत अच्छे बनाता है। आइए नितिन गडकरी का बनाया हुआ मोदी जी के आशीर्वाद से का हाईवे का नाम बताता हूं। गांव वालों का साफ कहना है, 4 धाम रोड जो वहां बनाई जा रही है, 4 धाम रोड, उसके लिए भी डायनामाइट का बहुत उपयोग किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं, पहाड़ी जब रास्ता होता है, उसको बनाने के लिए जो स्लैंटिंग पहाड़ी है उसको तोड़ना पड़ता है, डायनामाइट लगाने पड़ते हैं। हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो यहां भी वो डायनामाइट लगा करके 4 धाम का जो रास्ता बनाया जा रहा, हाईवे बनाया जा रहा है, इसने भी वही काम किया जो उस रेलवे लाइन को बनाने के लिए जैसे डायनामाइट लगा के है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो रिपोर्ट है हमारे पास, उस रिपोर्ट के आधार पे जोशीमठ के अंदर तकरीबन 800 ऐसे घर हैं जहां इतने मेजर क्रैक यानी बड़े बड़े तिराड़े आ चुकी हैं दीवालों में, छतों में, कि अब वो रहने लायक नहीं है। तकरीबन 800 ऐसे मकान हैं। ध्यान रखिए, जोशीमठ एक छोटी जगह है पहाड़ी के अंदर। वो दिल्ली बंबई जैसी कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन एक छोटा कस्बा है। एक छोटे कस्बे में अगर 20-25 हजार लोग रहते हैं तो उस तरीके का वो कस्बा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है। अब अगर 25-30 हजार लोग रहते हैं तो मुश्किल से 1000-2000 घर ही होंगे, लेकिन अगर आधे घर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएं कि उनमें इतनी तिराड़ें आ जाएं कि छत और दीवारें इस हालात में आ जाएं कि वो रहने के लिए सुरक्षित ना हो, असुरक्षित हो, तो लोगों को घर के बाहर रहना पड़ता है या कहीं और रहना पड़ता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जोशीमठ अकेले में आधा जोशीमठ इस समय रहने लायक नहीं है, ये तो सरकार खुद मान चुकी है। और इसलिए उन लोगों को टेम्पररी रिलीफ यानी कि एक बाहर रिलीफ कैंप लगाया है, तंबू शंबू लगाया है, और अपने घरों से निकाल करके लोगों को उसमें रहने के लिए मजबूर उसी सरकार ने किया है, जिसने डायनामाइट लगा करके एक नहीं सैकड़ों ये हाईवे बनाने और ये रेल लाइन के विकास के चक्कर में लोगों को बर्बाद करने की ठान ली है। आइए और समझते हैं आगे। पहला कदम जो सरकार उठा रही है इन लोगों को बचाने के लिए, तकरीबन 25,000 लोग ऐसे हैं जोशीमठ में जिन्हें तात्कालिक मतलब फौरन इमीडिएटली वहां से हटाना जरूरी है। कहां से? उनके घरों से, क्योंकि उनके घरों की हालत इस तरीके से है। उन 25,000 में से मात्र 6,000 लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, हटा रही है। पूरा सबको भी नहीं हटा रही है, क्योंकि सरकार हमारी इतनी निकम्मी है, माफ कीजिएगा, इतनी विकासशील है कि 25,000 लोगों को जो इमीडिएट जोशीमठ के अंदर से अपने घरों से हटा करके कहीं और स्थानांतरित करना चाहिए, उसमें से मात्र 6,000 लोगों को रिलीफ कैंप के अंदर गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है। उन बाकी 21,000 लोगों, बड़े बूढ़ों, बच्चे, औरतें, भाई लोगों का क्या होगा, ये तो सरकार खैर आपको बताएगी भी नहीं। जो अधिकारी हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के, यानी कि एनडीएमएफ जिसको आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स कहते हैं, और
SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जोशीमठ अनसेफ है, यानी जोशीमठ रहने लायक नहीं है, यानी जोशीमठ, यहां पे जोशीमठ के अंदर कोई ना रहे। ये इन दोनों ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डिफेंस फोर्सेस हैं, जो खास करके इन्हीं पर्पस के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए बनाई गई हैं, उन दोनों ने जोशीमठ को अनसेफ यानी कि रहने लायक नहीं है, ये डिक्लेयर कर दिया है और ये कहा है कि अल्टीमेटली सबको वहां से हटाना पड़ेगा, अंततः वहां से सबको हटाना ही पड़ेगा, यानी जोशीमठ खत्म, अब उसको नहीं बचाया जा सकता। जोशीमठ को बचाने की प्रक्रिया इतनी देर कर दी कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत देर कर चुके हैं। कौन देर कर चुके हैं? आप, मैं नहीं, ये सरकारें। जी 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 जी, वही फोटो खिंचवाने वाले, वीडियो के सामने आने वाले लोगों को धक्का मार के फाड़ फेंकने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार जो कि केंद्र में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि उत्तराखंड में है। जी चमोली जिला प्रशासन ने आदेश पारित किए हैं डिमोलिशन के, तोड़ने के, बुलडोजर चलाने के। किसके ऊपर? दो बड़े होटलों पे, माउंट व्यू और मालन इन। ये दोनों बड़े होटल हैं और टेढ़े हो चुके हैं, इस हद तक टेढ़े हो चुके हैं कि इनको तोड़ना अब जरूरी पड़ गया है। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा गला खराब। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी होटल हो या बिल्डिंग हो, वो एक दिन में तो टेढ़ी नहीं हो जाती। अगर धीरे धीरे भी जमीन खिसक रही है तो कई वर्ष लगते हैं उसको लीन करने में, टेढ़े होने में अपनी जगह से। अन्यथा कोई और बात हो कि एकदम से भूकंप आए, जलजला आए या एकदम से जमीन खिसक जाए। पर इन दोनों कारणों के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो इस समय मशरूम खा करके बड़े आराम से जी रही हैं, है ना, उन दोनों की बदौलत, ये तो मैं आदेश बता रहा हूं कि ये दो तो होटल गिराने की बात कर दी जो कि बड़े होटल हैं चमोली के आदेश पे। जो रहने वाले हैं जोशीमठ के, वो अपने घर को खाली करके जाने की इच्छा नहीं रखते। कौन रखेगा? आप ये वीडियो देख रहे हैं, देश में दुनिया में जहां भी हैं, चाहे आप खुद के मकान में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, क्या आप अपना घर छोड़ के जाना चाहेंगे जहां आप वर्षों से जी रहे हैं, अपना व्यापार, नौकरी कुछ कर रहे हैं? क्या आप अपना घर छोड़ के जाना चाहेंगे? लेकिन आप ऐसा इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि यादें, काम काज, स्कूल, बच्चों का, अपने सारी चीजें जुड़ी होती हैं उन घरों से। लेकिन ये कहा गया है कि लोग जाना ही नहीं चाहते। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हाल में वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सड़क पे आंदोलन हो रहा है, तो सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने कॉम्पनसेशन देने की बात करी है कि भैया हम आपका घर गिरा देंगे और बदले में आपको 4 पैसे दे देंगे। देखिए, गुनाह करके उसके बदले में पैसे दे देना, ये तो हमारा इंडियन पीनल कोड भी नहीं कहता, क्रिमिनल प्रोसीजर फौजदारी कोड भी नहीं कहता। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं किसी को झापड़ मार दूं और फिर बोलूं ले भैया 500 रुपए तेरे को झापड़ मारा इसलिए माफी कर देना। ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हमारी सरकारें ये हरामपंती जरूर करती हैं, माफ कीजिएगा, कि पहले तो इतने वर्षों से उस जगह को बर्बाद होने दिया। मैं पहले भी अपने एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से आज से 45 ईयर्स पहले, 45 साल पहले, केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार ने श्री MC मिश्रा, जो कि उस समय जोशीमठ इलाके के कलेक्टर हुआ करते थे, उनको एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। जब उन्होंने आज से 45 साल पहले कहा था कि जोशीमठ और उसके चारों तरफ के एरिया में हैवी कंस्ट्रक्शन, बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का, उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे रेलवे लाइन, होटल हो या हाईवेज हो, ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जमीन के नीचे जो मिट्टी है वहां की ढीली है, छोटे छोटे पत्थर है, चट्टान बड़ी बड़ी नहीं है जिस पे शहर बने हैं, इसलिए वहां पे पानी की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ये सारी चीजों पे किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। और आज की तारीख में सरकारें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन हालातों में, जब मकान गिर रहे हैं, शहर गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, तो वो कहते हैं भैया घर खाली कर दो, हम मकान तुम्हारा गिरा देंगे और बदले में तुम्हें पैसे दे देंगे। अगर मैं ऐसा करूं तो आप मुझे जेल में डाल देंगे। सरकारें ऐसा करें तो
आप लोग फिर भी उन्हें वोट करके खुद का उल्लू काटेंगे। खैर, ये तो आपकी इच्छा की बात है। आइए रिपोर्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो इस समय ये हालात है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कि हम एक उदाहरण देंगे। एक होटल के मालिक हैं वहां जी, होटल के मालिक का नाम भी बता रहा हूं, अगर आप सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर सिंह राणा एक बड़ा होटल चलाते हैं वहां पे। उन्होंने बताया कि लोगों को वन टाइम सेटलमेंट चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि आज आप 4 पैसे दे दो, आज आप रिलीफ कैंप में डाल दो, कल का पता नहीं। जैसे कश्मीर से लेकर के बाकी जितनी भी परेशानियां हमने देश में देखी हैं, पहले लोगों को हटा दिया जाता है 4 पैसे और फिर उनको बर्बाद करके रिलीफ कैंप में डाल दिया जाता है। लेकिन ठाकुर सिंह राणा साहब का कहना यह है कि वहां के लोग जिस तरीके से केदारनाथ में 2013 में जब आपदा आई थी, तो उसके बाद एक बार का सेटलमेंट हुआ था कि एक्स अमाउंट दे दिया गया, जमीन दे दी गई, जो भी था। या तो आप वैसा करिए ये इस हालात के अंदर जोशीमठ और उसके इलाके में, और वरना फिर चुपचाप अपने घर बैठिए, लोग जाना ही नहीं चाहते। लास्ट 3 सालों से, ये मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा खुलासा है कि पिछले 3 वर्षों से एक वहां समिति है, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, JBSS, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। पिछले 3 सालों से 2020, 21, 22, 23 की तो अभी शुरुआत है हमारी, बराबर लगातार रिपीटेड वार्निंग पे वार्निंग पे वार्निंग राज्य सरकार को देती आई है कि हमारा शहर ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, खिसक जाएगा, फिसल जाएगा, पहाड़ी है। 3 सालों से यह समिति वहां कहती आई है। लेकिन ना तो राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की और ना ही केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की, जो बार बार केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं हेलीकॉप्टरवा से उड़ करके, उन्होंने जोशीमठ और उसके इर्द गिर्द जितना मैंने आपको बताया, नैनीताल से लेकर मसूरी तक का जो एरिया है, और भी कई एरिया हैं जिसके अंदर ये हालात हैं कि सब कुछ ढह जाएगा धीरे धीरे। जोशीमठ तो खड़ा हो गया कि ढहने के लिए। ना मोदी ने और ना भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने ढेले का ध्यान दिया। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोग फिर भी उन्हें वोट दीजिए। जब ढहना है, मरना है, तो इन्हीं को वोट दीजिए। रावण को वोट तभी दिया जाता है जब खुद का सर कलम करवाने की आपकी इच्छा हो। तो JBSS 3 साल से यह संघर्ष करती आई, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। रिपोर्ट के हिसाब से दिसंबर 24, 2022 को समिति ने एक प्रोटेस्ट हाईलाइट किया स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर पे, और अपने इस डर को उजागर किया कि जोशीमठ ढह जाएगा, बहुत बड़ी आपदा आ रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है, लेकिन किसी ने बाबा जी का घंटा ध्यान नहीं दिया। आखिरी एक बहुत बड़ी बात JBSS ने जो करी वो उसने साफ बताई है कि पिछले 1.5 सालों से, इन 3 सालों के अंदर 1.5 सालों से, तकरीबन 1 साल से अधिक, वो लगातार दोनों गवर्नमेंट्स को चेतावनियां देते आए, दिखाते आए किस तरीके से जमीन फट रही है, सब चीजें टूट रही हैं। लेकिन भैया इलेक्शन का साल था, भारतीय जनता पार्टी को तो खाली आपका वोट काटना था, वोट लेना था और सरकार बनानी थी, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे उससे पहले के कोई भी हो। इन लोगों को आपको सिर्फ उत्तराखंड के अंदर वोट लेना था, सरकार बनानी थी, इसके सिवाय तो आपकी कोई कीमत है नहीं इनकी नजर में। तो इतना सब होने के बावजूद भी सरकारों ने कोई 10 पैसे की भी आपकी ध्यान नहीं दिया। ये JBSS चलाने वाले अतुल सती जी का खुद का बयान है, मेरा बयान नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं। आम जनता जो वहां रहती है उसने यहां तक बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट एंड जियोलॉजिस्ट, एक हैं डॉक्टर SP सती और एक दूसरे हैं एक्सपर्ट डॉक्टर रवि चोपड़ा। इन लोगों को 2021 के अंत में बुलाया गया था जोशीमठ में, और वो जो एक डिजास्टर हुआ था 2021 का, आपको याद होगा, जब ग्लेशियर फटा था, जिसकी वजह से NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो पनबिजली बनाती है और दूसरी बिजली भी बनाती है, उसका तपोवन विष्णुगढ़ जो हाइडल प्रोजेक्ट था, तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट पूरा तहस नहस बर्बाद हो गया था।
2021 में जब ग्लेशियर फटा था, बाढ़ आई थी, बहुत कुछ हुआ था, उस समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। उस समय भी इन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था कि इसका असर क्या है देखिए। उन वैज्ञानिकों ने और जियोलॉजिस्ट्स ने 2022 में इन्हीं घरों के हालात देखे जो आज की तारीख में ढहाए जा रहे हैं या बिल्कुल मरण परिस्थिति में मकान खड़े हैं। लेकिन उसके बाद सरकारों ने क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ, आप जानते हैं। Several representations made by the chief minister to the chief minister also went unheeded. 2021-22 में इतने सारे रिप्रेजेंटेशन, यानी जाकर के मिलना, लिख के देना, बात बताना, किसको? मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भी बेकार गया। कारण उनको तो इलेक्शन जितवाना था, उन्हें तो अपने इलेक्शन से मतलब था, उन्हें आप लोगों से कतई मतलब नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सरकार में रहने के लिए आप लोगों की तरफ बातें करनी थी, बाकी उनको कोई मतलब नहीं था। इतना होने के बाद अब आप समझिए कि ये सारा का सारा मामला उजागर कब हुआ। हालात तो कई वर्षों से ऐसे हैं, कल के नहीं हैं। लेकिन जब 3 जनवरी 2022 को ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जाम किया गया, चक्का जाम किया गया कि अब बहुत हो गया, अब इसको ठीक करो, नहीं तो फिर हम लोगों के साथ जो भी नतीजा करना है वो करके दो, तब जाकर के सरकारों ने कुछ ध्यान देना शुरू किया और सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन को समझा। तब तक तो भैया खाली चुनाव चुनाव है ना। मोदी जी बद्रीनाथ केदारनाथ पता नहीं कितनी बार गए, कभी एक बार उस आदमी ने ये बताया कि उत्तराखंड की क्या हालत है। भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव दोबारा जीतना था उत्तराखंड में, तो बस उसी चीज में पड़े रहे। बड़े बड़े नेता गए, स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किसी ने आपको रत्ती भर भी बताया कि वहां क्या हालात हैं? नहीं। लोगों ने उनसे इल्तिजा की कि उत्तराखंड बचाइए, जोशीमठ बचाइए, नैनीताल बचाइए, मसूरी बचाइए और बाकी जगह जो मैंने आपको गिना ये सब बचाइए, घर बचाइए, लोग बचाइए ना। अबे वोट चाहिए, बाकी तुम लोग जाओ जहन्नुम में, किसके बाप को फर्क पड़ता है। खैर, रेजिडेंट्स जो हैं वहां के, उन्होंने बहुत साफ तौर पे ब्लेम किया है, आरोप लगाया है। और वहां के रेजिडेंट्स वही हैं जैसा मैंने बताया, वोट दे करके नेता को जिताते हैं, सरकारें बनाते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, कीमती वोट देते हैं अपना। लेकिन जब बात आती है कि वो अपनी जो बात बता रहे हैं तब वो बेवकूफ हो जाते हैं, है ना बीजेपी, है ना सरकार। तो वहां की आम जनता ने लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ही ब्लेम किया है और इसके सिवाय कुछ नहीं, सिर्फ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ही ब्लेम किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि 4 धाम कॉरिडोर में रास्ता बनाने के चक्कर में जो बम फोड़े गए, डायनामाइट फोड़े गए, जिम्मेदार है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो वहां रेलवे लाइन बनाई जा रही है उसके लिए जो डायनामाइट से पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं वो जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी से लेके पुष्कर सिंह धामी, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, समझ गए? तुम जिम्मेदार हो। तुमको वोट मिलते नहीं मिलते कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लठ पड़ेगा ना सारे वोट तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे। सरकार बनाना एक खेल हो सकता है, सरकार चलाना, अबे चाय वाला तुम्हारा बाप चाय नहीं चला सका, तुम सरकार चलाते हो। दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये जो टनल्स बनाई जा रही हैं, ये जो रोड बनाए जा रहे हैं, यही वो रेलवे लाइन जो बनाई जा रही है, इनके लिए जो ये बम फोड़े जा रहे हैं, इसी ने उस ढीली मिट्टी, एमसी मिश्रा की केंद्र सरकार को दी गई रिपोर्ट जानते हैं, पूरा एरिया ढीली मिट्टी है। लेकिन नहीं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, करे जाएंगे, आपको विकास नाम पे मारे जाएंगे, आपको विकास के नाम पे मारा जाएगा। अब 4 लेन का बाईपास जो बना रहे हैं, 4 लेन का बाईपास, उसको कहते हैं हेलांग बाईपास। हेलांग बाईपास तकरीबन 13 किलोमीटर जोशीमठ से दूर है, 13 किलोमीटर, है ना। इसकी वजह से बद्रीनाथ जाने के रास्ते में 30 किलोमीटर की कमी आएगी।
अब बोलेंगे यार तुम तो 13 किलोमीटर दूर हो इससे। भैया उधर अफगानिस्तान या पाकिस्तान या नेपाल में जब जलजला आता है तो दिल्ली हिलता है, बिहार हिलता है, यूपी हिलता है, पंजाब हिलता है कि नहीं हिलता? जब कच्छ में भूकंप आया था आधा देश हिला था। यानी कि जब कभी भी जमीन के नीचे तरंगें पैदा होती हैं तो बहुत दूर तलक जाती हैं। तो 13 किलोमीटर तो एपिसेंटर ही माना जाएगा एक तरीके से, क्योंकि वो सब एक ही इलाका है। ठीक है, इसकी वजह से आपने पूरे पहाड़ बर्बाद किए। इस 4 लेन बाईपास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हेवी मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, वो इन फ्रेजाइल हिल्स, फ्रेजाइल्स मतलब जो टूट सकती हैं, जो ढीली हैं, जो बिगड़ सकती हैं, जिनके हालात खराब हो सकते हैं, इन पहाड़ियों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है, चाहे सरकार बोले चाहे ना बोले। बस उसी तरीके से कि नोटबंदी से देश का भला हुआ, ये सिर्फ एक बकवास करने वाला मोदी बोल सकता है, अर्थशास्त्री नहीं। हम सब जानते क्या हुआ है। 5 जनवरी 2023 को 5 जनवरी कुछ दिन पहले 2023 को एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एक स्टेटमेंट दिया है। केंद्र सरकार की, गवर्नमेंट की कंपनी है। उसने कहा देखो साहब, हम जो बना रहे थे ना तपोवन विष्णुगढ़ वाला, जो उसमें हम डायनामाइट नहीं यूज कर रहे थे, हम फोड़ नहीं रहे थे। हम टनल बोरिंग मशीन, बहुत बड़ी मशीन होती है जैसे कि जिससे हम मेट्रो स्टेशन या अंडरग्राउंड में टनल बनाते हैं, वैसे गोल 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 पत्थर काटती है, उससे कर रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट्स का, वैज्ञानिकों का कहना है अरे तुम कैसे भी करो, हिला तो तुम जमीन रहे हो ना। इतनी बड़ी टनल तब तुम बनाओगे, चाहे मिट्टी तुम फोड़ के काटो या तुम घुमा घुमा के उसको हिलाओ, तुम आखिरकार तरंगे तो पैदा कर रहे हो, तुम पहाड़ी को ढीला तो कर रहे हो, और उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है वो नीचे तक जाता है। और अंग्रेजी में एक दूसरा शब्द है डोमिनोज इफेक्ट होता है कि एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, ये तो आप कर ही रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जैसे विकासशील बातों को करने वाला व्यक्ति ऐसे विनाश वाले काम की परमिशन कैसे दे रहा था? क्या वो विनाश चाह रहा था? हाँ, मैं यहां पे एक छोटी सी बात कह दूं। मेडिसिन में, खास करके साइकोलॉजी में, एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक शब्दावली होती है, हीरोज कॉम्प्लेक्स, हीरोज सिंड्रोम, यानी हीरो बनने निकलना। उसके लिए लोग क्या करते हैं, जब कुछ कर नहीं पाते तो पहले बर्बादी लाते हैं, उसके बाद उसमें से आपको उभारने की कोशिश करते हैं। फिर उभार पाए या ना पाए, उसको कहते हैं देखो मैंने तुम्हें बचाया। इसको कहते हैं हीरोगिरी करना, हीरो बनना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हीरोज कॉम्प्लेक्स, और साइकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में, मेडिसिन में कहा जाता है हीरोज सिंड्रोम। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले आपको मुसीबत में डालेंगे, फिर उसमें से उभारने की कोशिश करके दिखाएंगे, और फिर अगर उभार लिया तो हीरो, और नहीं उभारा तो भी भक्ति वोट देके। देखिए, साथ ही साथ उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी रंजीत कुमार तक ने यह कह दिया कि नहीं साहब, एनटीपीसी की वजह से नहीं हुआ। अरे भाई, कितनी चाटुकारिता करोगे रंजीत जी? जिस दिन रिटायर होगे और तुम्हारी पेंशन बंद कर दी जाएगी क्योंकि सरकार बदल जाएगी, उस दिन मेरे को बताना, उस दिन बताना। तुम्हारे जैसे सरकारी अधिकारियों को तो ऐसे ही ठीक किया जाना चाहिए कि चाटुकारिता में देश के लोगों के साथ झूठ बोलते हो। अपने आईएएस आईपीएस के और बाकी एकेडमी से जब पास आउट होते हो तो कसम खाते हो कि हम जनता के भले के लिए काम करेंगे, लेकिन तुम लोग सिर्फ चाटुकारिता करते हो नेताओं की, इसके सिवाय कुछ नहीं। अधिकांश की बात कर रहा हूं। साइंटिस्ट्स ने क्लियर कह दिया है, साइंटिस्ट में डॉक्टर सीपी राजेंद्रन से लेकर के, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के हैं, और बाकी सेस्मोलॉजिक टेक्टोनिक्स के जो अर्थक्वेक्स के जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने साफ बता दिया है कि ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो रेलवे लाइन का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, 66 टनल्स, 66 टनल्स की बात हो रही है, 66 छोटी बड़ी, और 200 डैम, छोटे बड़े बांध, ये जो बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से रिस्क आया है। और पूरा इकोसिस्टम जो है वहां का, इकोसिस्टम मतलब जो पूरा इलाका है, वो ढीला है, कमजोर पहले से है। और ये 66 टनल्स जो ओवरऑल
कंस्ट्रक्शन में डाली गई हैं वहां पे, और जो 200 छोटे छोटे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं एरिया को ठीक करने के लिए विकास के नाम पे, उसने ये विनाश किया है। डॉक्टर राजेंद्रन ने साफ कहा है कि 4 धाम रोड प्रोजेक्ट जो है वो एक फ्री वे टू डिजास्टर है। 4 धाम रोड प्रोजेक्ट मोदी जी का, इसने उस पूरे इलाके को डिजास्टर में बदल दिया, बर्बाद कर दिया है। इसी तरीके से जैसे कि एक अनसाइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो कैटास्ट्रॉफी में बदल जाता है, पूरी माउंटेन इकोलॉजी खत्म कर दी है उन्होंने। नॉट ओनली दीज हैव दीज इंजीनियरिंग इंटरवेंशन रिजल्ट्स शार्प एक्सिलरेशन ऑफ लैंडस्लाइड। उनकी रिपोर्ट में यह कहना है कि इन सारी चीजों की वजह से जो लैंडस्लाइड होती है, जो पहाड़ खिसकता है, भूस्खलन होता है, उसमें बहुत ज्यादा रैपिड तेजी आई है, और करीब 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने का चक्कर जो है, जिसके अंदर ध्यान से समझिएगा, ये जो रेलवे लाइन का मैंने आपको बताया, इसका जो कंस्ट्रक्शन है कोई अंधा बहरा गूंगा बच्चा भी समझ जाएगा। 125 किलोमीटर लंबी ये जो रेलवे लाइन बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें 105 किलोमीटर टनल के अंदर है। एक टनल नहीं है, कई टनल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें 105 किलोमीटर टनल के अंदर का रास्ता है। यानी उसको बनाने के लिए कितने बम फोड़े होंगे, कितने बम फोड़े कि जोशीमठ तो डह रहा है, नैनीताल से लेके मसूरी से लेके कर्णप्रयाग से लेके जितनी भी जगह है सब रह जाएगा, क्योंकि मोदी तो आया ही आपको मारने के लिए। हाँ, वोट दीजिए, प्लीज प्लीज वोट फॉर द बगर। उस बगर के लिए वोट करो, क्योंकि तुम हो गधे। प्लीज वोट करना। हाँ, तुमको मारेगा, तुम वोट करना भूतनी के। हाँ सुनो, आगे सुनो। अरे अभी खत्म थोड़ा ना हुआ, अभी बहुत बाकी है। अभी जो टनल्स बनाई जा रही हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र ने लिखी, रेल ट्रैफिक में नॉट रिलाई ऑन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बट कॉन्स्टेंटली जनरेटेड वाइब्रेशंस ड्यूरिंग द ट्रेन मूवमेंट। अब ये भी समझ लीजिए कि जिन जिन इलाकों में रेल ट्रैक बने हैं ऐसी पहाड़ियों में, ठीक है, पहली बात तो वहां विद्युतीकरण नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर बिजली से चलने वाला इंजन नहीं चलता है उन पे, जिन जिन इलाकों में माफ कीजिए वहां चल रहा है वो, यानी कि वो चलता है डीजल इंजन पे। और चाहे वो ट्रेनें जो चलती हैं ऐसे ढीले पहाड़ों पे, वो एकदम से आघात करें ना करें उन पहाड़ों पे, लेकिन वाइब्रेशन तो क्रिएट करता है। जिसको विज्ञान का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, जब आपका मोबाइल आपकी जेब में वाइब्रेट करता है तो आपको क्या आवाज आती है, ऐसे फील होता है ना। अब सोचिए जब ट्रेन चलती तो कितना वाइब्रेशन आता होगा। यानी चलती ट्रेनें जिस जिस ट्रैक पे है वहां भी यही हाल है। यानी भारत सरकार भाजपा वाली, मोदी जी वाली, वो तो चाहती है आपको मारना। विकास खत्म नहीं हुआ, आगे सुनिए। अब मैं गढ़वाल के जियोलॉजिस्ट, गढ़वाल एरिया है वहां पे, उसमें जियोलॉजिस्ट जो जमीन और इन चीजों का स्टडी करते हैं, डॉक्टर एसपी सती, उन्होंने भी जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के कहने पे 2022 में अपनी एक रिपोर्ट रखी थी, और ये साफ कहा था, जो मैंने आपको बताया, सारी चीजें कही जा चुकी थी। उन्होंने साफ कहा था 2022 की अपनी रिपोर्ट में, मैं नाम लेके कह रहा हूं, गढ़वाल के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसपी सती ने, कि जोशीमठ कैन नॉट बी सेव्ड, इट इज टू लेट। हिंदी में इसको कहेंगे कि डॉक्टर एसपी सती, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं गढ़वाल में, उन्होंने अपने 2022 की रिपोर्ट में कह दिया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, जोशीमठ को अब नहीं बचाया जा सकता, बहुत देर हो चुकी है। जी सही सुना आपने। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नैनीताल, मसूरी, गुप्तकाशी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, मसूरी, जोशीमठ। भैया ऐसा है, मोदी जी को आने वाले 200-300 सालों तक प्रधानमंत्री बना के रखो,
जब तक वो पूरे भारत को 50 किलोमीटर जमीन के नीचे गड्ढे में ना डाल दे, उसको प्रधानमंत्री उस बेवकूफ, नालायक, झूठे चाय वाले, जिसको रत्ती दिमाग की अकल नहीं है, हीरो सिंड्रोम से ग्रसित है, बीमार आदमी है मानसिक तौर पे, पर इतना चालाक जरूर है कि आप लोगों को चार्ली बना करके, आपके वोट लेकर के, सत्ता हासिल करके उत्तराखंड में भी और केंद्र में आराम से बैठा है, आराम से बैठा है। और कमाल की बात तो यह है, और अंत में मैं यही कहूंगा कि उत्तराखंड में जन्मे हाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी उर्फ योगी आदित्यनाथ जी, वो भी अपनी मातृभूमि के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। आप लोग सोचिए, क्या यह विकास की परिभाषा है कि लोगों को मारा जाए, शहर डुबाए जाए, गिराए जाए? अगर हां, तो प्लीज कंटिन्यू दिस विकास। हां, क्यों पछताते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों रोते हो? रावण पाला है, लंका तो बनेगी ना। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।